हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं ऑडिटिंग का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में भी ऑडिटिंग का पेपर है और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी जो है आपकी उत्तराखंड की वहाँ भी ये पेपर है। तो वहाँ पर अंकेक्षक यानी कि ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से है और मेरठ में सिर्फ ऑडिटिंग के नाम से है। तो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए है ये क्वेश्चन बैंक है। एक्चुअली ये जो 400 क्वेश्चन तक हैं, तो ये सीसर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने क्वेश्चन बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि ये मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पहले से भी है, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक के रूप में मैंने इसको कर दिया। तो ये अभी 2021 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है, जो हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। और पहले भी ऑलरेडी मैं इसको जो बुकलेट है वो ऑलरेडी सॉल्व मैं इसको करवा चुका हूँ। तो क्वेश्चन बैंक के रूप में जो ये तैयार किया है वो 607 क्वेश्चन लगभग जो है इसके पास है, मेरे पास अभी, और आगे भी मैं और 300 क्वेश्चन जो है अवेलेबल कर रहा हूँ मैं इसके। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और प्लेलिस्ट आप ऑडिटिंग की देख सकते हैं। बल्कि बीकॉम थर्ड ईयर के जो सारे पेपर्स हैं सीसर यूनिवर्सिटी मेरठ के, उसके ऑलरेडी सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन बैंक के रूप में उसको कर लिया है, क्योंकि उसमें सभी हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 51 क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का है। आज पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ ये आपसे। पीडीएफ के लिए भी आप जो है केवल 250 रुपये में सीसर यूनिवर्सिटी के सातों पेपर आप मुझसे ले सकते हैं, जो कि लगभग 5000 एमसीक्यूज टोटल होंगे सभी पेपर्स को मिला करके। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से उस पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, कॉल ना करें तो बेहतर है, सिर्फ मैसेज करिए, मैसेज से आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि कॉल करने का थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, अंकेक्षण कार्य करने आरंभ करने से पूर्व कंपनी अंकेक्षक को चाहिए। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि नियुक्ति संबंधी जांच भी कर लेनी चाहिए, व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन भी कर लेना चाहिए, और गत वर्ष के अंकेक्षण रिपोर्ट का भी अध्ययन जो है वो कर लेना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। टेबल एफ विकल्प है, तो टेबल एफ जो है वो अंतर नियम का विकल्प है। स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अंत नियम है एक्चुअली, ये अंतर नियम जो है ये एक्चुअली वर्ड है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आंसर इसलिए टिक लगा दिए हैं क्योंकि जब स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं तो उनमें उनको प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 600 क्वेश्चंस है, तो लास्ट का 600 क्वेश्चंस देखने के लिए 64-65 पेज का क्वेश्चन बैंक है, तो वो देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने साथ के साथ क्वेश्चन के आंसर लगा दिए, ताकि जब आप पीडीएफ फाइल भी अगर लें तो आपको वहीं के वहीं आंसर मिल जाए, लास्ट का पेज आपको ना देखना पड़े। कंपनी अधिनियम 213 की धारा 39 संबंधित है, तो वो न्यूनतम अभिधान से संबंधित होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 किससे संबंधित होती है, तो वो आपकी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन और शोधन से संबंधित होती है। अंश पूंजी में कमी की अनुमति की जरूरत है, तो वो है, तो उसके एनसीएलटी की जरूरत होती है अगर कमी करनी है, तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इसका पूरा नाम है। एक अंश जिसका मूल्य 10 रुपये है, जिस पर 6 रुपये का भुगतान कर दिया गया है, उसका हरण किया जाता है। इसे न्यूनतम किस कीमत पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है? तो सही आंसर है इसका आपका 4 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 57। निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए? 5%। कंपनी के प्रबंधक को देय पारिश्रमिक के अधिकतम शुद्ध लाभ की प्रतिशत कितनी होती है? वो भी 5% होती है। जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन रिपोर्ट देना है, तो वो एक सापराध दायित्व कहलाता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अधीन एक अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो व्यवसायिक दुराचार के लिए एक कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संचालक मंडल के द्वारा। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो फर्स्ट अंकेक्षक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करते हैं। सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो जो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक होते हैं, है ना, कैग कहते हैं इसको, कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा की जाती है और इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विवाद में यह निर्णय दिया गया कि अंकेक्षक को अपना कार्य उचित योग्यता, सतर्कता तथा चतुराई से करना चाहिए? तो ये था किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड। इसका डिसीजन 1869 में ये केस था जो दिया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंकेक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? तो वह धारा 143। कंपनी अधिनियम की धारा 66 किससे संबंधित है? तो वो है अंश पूंजी में कमी से। कंपनी के एक अंकेक्षक का दीवानी दायित्व होता है तो वो लापरवाही पर होता है। कर्तव्य भंग के लिए हर्जाना किस तथ्य के प्रमाणित होने पर वसूल किया जाएगा? देखिए, यदि अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था, उसने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया और इस कारण से वादी को हानि उठानी पड़ी, तो तीनों ही जो कारण हैं वो इसके लिए सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। प्रबंधकों द्वारा कोष के दुरुपयोग के अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट न देना है तो वो उसकी एक ड्यूटी होती है, ठीक है, कर्तव्य भंग कहलाती है। खातों में जालसाजी करने पर अंकेक्षक को अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? 7 वर्ष की। निम्नलिखित में से कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है? तो धारा 143(2) के अंतर्गत। एक स्वच्छ अंकेक्षण प्रतिवेदन, जिसको हम इंग्लिश में रिपोर्ट भी कहते हैं, तो वह है जिसमें अंकेक्षक, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, कि किसी त्रुटि, कपट या अनियमितता का वर्णन नहीं करता। व्यूअर्स, आंसर इसलिए डिस्कस कर रहा हूं साथ के साथ ताकि जो स्टूडेंट शॉर्ट टाइम में तैयारी करते हैं अपने एग्जाम्स की, तो वो 15-20 मिनट की वीडियो में कम से कम 50, 60, 70 क्वेश्चंस की स्टडी कर लें। तो आप ऑप्शन ना देखें, सीधा आंसर पे फोकस करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद मैं रिविजनरी नोट्स भी तैयार कर रहा हूं जो एग्जाम से 2-3 दिन मैं पहले आपको कराऊंगा, ठीक है, 1 लाइनर रिविजनरी, तो मैं उस समय पे आपको कराऊंगा, उसकी भी तैयारी जो है वो मैंने शुरू कर दिया, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ठीक है, 1 लाइनर, ताकि आप 1-2 वीडियो में ही 500-600 क्वेश्चंस की स्टडी कर सकें। अंकेक्षण रिपोर्ट से अंशधारियों को लाभ होता है? तो संचालकों की कार्यक्षमता एवं कंपनी की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होना। एक अंकेक्षक उस मर्यादित रिपोर्ट उस समय देता है जब कंपनी जो है अपने खाते उचित प्रकार से नहीं रखती है, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। कंपनी जो अंकेक्षक रिपोर्ट है वो आदेश कब से प्रभावी हुआ? तो वो हुआ 1 जुलाई 2003 से। अंकेक्षक रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? देखिए, 2 प्रकार की, मर्यादित रिपोर्ट या अमर्यादित रिपोर्ट। भारत में लागत अंकेक्षक प्रारंभ हुआ है तो वो 1965 से हुआ। कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा लागत अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है? तो धारा 148 के द्वारा। लागत अंकेक्षक की योग्यता होती है तो वो होती है आपका CWA, ठीक है,
कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स। लागत अंकेक्षण रिपोर्ट दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिनों के अंदर। लागत अंकेक्षण से रिपोर्ट प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर सभी मर्यादाओं के संबंध में केंद्रीय सरकार को स्पष्टीकरण भेजना आवश्यक होता है? 30 दिन के अंदर अंदर, ध्यान रखेंगे। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ICWA, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपने लिखा देखा होगा। तो ICWA या द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1944 में हुई थी। प्रथम अंकेक्षण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऑडिटिंग हुई थी वो सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। प्रबंध अंकेक्षण है, तो देखिए ये एक नवीन विचारधारा है। प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य है, तो तीनों उद्देश्य हैं कि प्रबंध की कार्य क्षमता को प्रभावशाली बनाना, प्रबंध संचालन संबंधी कमियों को ढूंढना और संस्था के कर्मचारियों के साथ संबंधों की स्थापना। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है ना, डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रबंध अंकेक्षण है, ठीक है, प्रबंध अंकेक्षण जो होता है वो ऐच्छिक होता है, ठीक है। प्रबंध अंकेक्षण में मूल्यांकन किया जाता है, तो जो प्रबंधकीय नीतियां होती हैं और कार्य होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। प्रबंध की कुशलता नापने के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है आपका प्रबंध अंकेक्षण। भारत में कर अंकेक्षण किस कर निर्धारण वर्ष से प्रारंभ किया गया था? सन 1985-86 से। कर अंकेक्षण किस धारा में अनिवार्य है? ये है आपका 44 AB में। कर अंकेक्षण ऐसे व्यवसाय के लिए अनिवार्य है जिसकी बिक्री या कारोबार अथवा प्राप्तियां गत वर्ष में कितने रुपए से अधिक हो? तो वह है आपका 1 करोड़ रुपए से। कर अंकेक्षण में निर्धारित तिथि से आशय डैश से है, किससे है? तो कर अंकेक्षण में जो निर्धारित तिथि होती है उसमें 30 सितंबर से इनका आशय होता है। एक पेशेवर व्यक्ति के लिए कर अंकेक्षण अनिवार्य है जिसको गत वर्ष में उसके पेशे से सकल प्राप्तियां कितने रुपए से अधिक हो? तो वो है आपकी 50 लाख रुपए से, ठीक है। कर अंकेक्षण का निष्पादन कौन कर सकता है? तो जो कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जिसे हम शॉर्ट में CA कहते हैं। देखिए CA एक क्वालिफिकेशन सरकार ने रखी है, ना तो BCom, ना MCom, ना BCom LLB, ना MCom LLB, ना MBA फाइनेंस, कोई नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वो भी जो वर्किंग में जो उस कंपनी का या जिसको कंपनी ने राइट्स दिए हैं वो जो CA कर सकते हैं। एक कर अंकेक्षक एक समय पर एक वित्तीय वर्ष अधिकतम कितने कर अंकेक्षण ले सकता है? ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो मिनिमम 60 ले सकता है, ठीक है, एक समय पर एक वित्तीय वर्ष में। लेखांकन प्रमाप 26 के अंतर्गत जो पेटेंट है एक कस्ब का उपयोगी जीवन काल निर्धारित किया गया है, कितने टाइम के लिए? केवल 10 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से किसमें अंशधारियों को लाभांश वितरित किया जा सकता है? तो वो है आपका आयगत संचय। पूंजी लाभों का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन सही है। पूंजी लाभों का प्रयोग बोनस अंशों के निर्गमन से भी किया जा सकता है और प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में भी किया जा सकता है, ठीक है। एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ये एक स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है। ध्यान रखेंगे, जो पूंजीगत प्राप्ति होती है वो आपकी स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है। एक व्यय पूंजीगत व्यय होता है, क्योंकि तो वो इसलिए क्योंकि ये भविष्य के लाभ से संबंधित होता है, ठीक है। कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक
का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो वो है आपका धारा 142। व्यूअर्स, यहीं तक इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ये आपका क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 है। यहाँ का आपका 2021 का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो क्वेश्चन पेपर है वो खत्म होता है। अब ये जो 101 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं तो ये आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसको क्वेश्चन बैंक फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये 800-900 क्वेश्चन जो है मेरे पास में रेडी हैं, तो मैं इसमें आपको डिस्कस करता रहूँगा, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं बीच बीच में करते रहूँगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।